अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2, 9 क्लास केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने से पहले सिर्फ कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें कि हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, इस चैप्टर का मकसद क्या है। देखिए, केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम ऐसे करते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम किसी मैटर के प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री की जो बुनियाद है, जो बेस है, वो डिपेंड करता है एटम पर। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी जितनी भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, जितनी भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारा काम किसके साथ होगा? एटम के साथ होगा। तो ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो बेसिक मकसद है, इस चैप्टर का जो बेसिक थीम है, वो ये है कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी एटम किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, सही है, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ साइंसदान कहते हैं कि नहीं, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है, सही है। तो इस चैप्टर में हम वो तमाम थ्योरीज़ भी पढ़ेंगे, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे जो हमें ये बताएगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब एटम के स्ट्रक्चर से जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर किस चीज़ का नाम है। तो देखें, मैटर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी मैटर हर उस चीज़ को बोला जाता है जिसका कोई मास भी हो और साथ साथ में वो कोई जगह भी ऑक्यूपाई करे। क्लियर हो गया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चेयर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एक चेयर है जिस पर हम बैठते हैं। तो देखें, अगर आप चेयर को सीधा सीधा देख लें तो चेयर का अपना एक मास भी होता है और साथ साथ में उसने एक जगह भी ऑक्यूपाई की होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो चेयर है वो हमारे पास क्या है? मैटर है। उसके साथ-साथ अगर आप किसी टेबल को देख लें या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हैंड्स में कोई पेन तो होगा, अगर आप इस पेन को देख लें, सही है? तो ये पेन जो है इसका अपना एक मास भी होगा और साथ-साथ में इसने अपनी एक स्पेस, यानी अब इसने अपनी एक जगह भी ऑक्यूपाई कर ली। तो मैं बोल सकता हूँ कि अ सब्सटेंस व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी वो चीज़ जिसका कोई मास हो और साथ-साथ में वो कोई जगह ऑक्यूपाई करे, उसको हम बोलते हैं मैटर। उसके बाद इंसान के ज़हन में सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि नहीं, मैटर भी तो कोई स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सर्कल है। ये क्या है? एक सर्कल है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? ये एक मैटर है। अगर मैं मैटर को क्या कर लूँ? काट लूँ। क्या कर लिया? मैंने इसे काट लिया। उसके बाद मैंने इसका ये छोटा वाला जो पीस था वो उठा यहाँ पर बना दिया। क्लियर हो गया कि नहीं? ये ऐसा हुआ होगा। इसको मैंने मज़ीद काट लिया, फिर मैंने ये स्मॉल वाला ले लिया, सही है? इसको मैंने मज़ीद काट लिया। यानी बात करने का मकसद ये है कि अगर मैं एक बड़े से मैटर को ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन एक मैटर है, इसको मैं ले लूँ, इसको मैं डिवाइड करूँ, यानी इसको मैं काटूँ, 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 इतने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में मैं इसको काट लूँ कि इसका वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनेगा इसके बाद, सही है? तो वो मज़ीद हम उसको काट ना पाएँ। यानी इस मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप मज़ीद काट ना पाएँ। क्लियर हो गया कि नहीं? मैटर के उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या? एटम। यानी मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि जब एटम आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है क्या? मैटर। मैं बोल सकता हूँ कि जब एटम आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है मैटर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूँ कि मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेसिकली मैटर बना होता है किस चीज़ का? एटम का। तो मैंने एटम की डिफिनीशन लिखी हुई है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट या किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको हम बोलते हैं मैटर। अब यहाँ पर मैंने नीचे एक बात लिखी हुई है कि द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर, व्हाट डज इट मीन? यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी किसी भी मैटर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं मैटर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखें, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है फ़ैन। आपके पास क्या है? फ़ैन। फ़ैन का क्या मतलब होता है? पंखा। अब देखें, फ़ैन जो है ये मेरे पास एक मैटर है। फ़ैन मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शन अदा करता है, यानी ये हमें हवा देता है। क्लियर हो गई? ये गोल-गोल घूमता है। उसके साथ-साथ इस फ़ैन का अपना एक क्या होता है? इस फ़ैन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, सही है? इसका अपना एक क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, मुझे
सही है, अभी क्लियर हो गया। तो देखें, इस फैन का अपना एक स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट कैसी है, ये बना कैसे है, सही है। और फंक्शन का मतलब होता है ये काम क्या करता है। तो देखें, किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो, वो बेसिकली बना होता है किस चीज़ से, एटम से। या किसी भी मैटर का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड कर रहा होता है किस चीज़ पर, किस चीज़ पर, एटम पर। तो मैं बोल सकता हूँ कि एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिस पर मैटर के स्ट्रक्चर, यानी मैटर का स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, और साथ साथ में मैटर का फंक्शन, यानी वो क्या काम अंजाम दे रहा है, वो भी एटम पर डिपेंड कर रहा होता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हम एक एटम को उठाएं, अगर हम किसको उठाएं, एक एटम को उठाएं, और एटम को हम क्लोजली देखें, तो एटम को मजीद हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं एक एटम को उठाऊं और एटम को मैं क्या करूं, स्टडी करूं, तो एटम को मैं मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एटम के एक पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं शेल। मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं, लेकिन पहले जरा ये सीख लें। एटम के एक पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं शेल। न्यूक्लियस जो एटम का होता है वो बेसिकली सेंट्रल पार्ट होता है, यानी किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और एटम के इर्द गिर्द जो रिवॉल्विंग पाथ्स होते हैं, यानी एटम के इर्द गिर्द जो रास्ते होते हैं, सही है, उनको हम बोलते हैं क्या, शेल। तो मैंने लिखा हुआ है कि द रिवॉल्विंग पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्विंग पाथ्स, उसको हम क्या बोलते हैं, शेल। अब देखें, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, दो। एक को हम बोलते हैं प्रोटॉन, दूसरे को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। और शेल में एक पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखें, एटम में टोटल कितने पार्टिकल हुए, तीन। एटम में तीन पार्टिकल नहीं है, पहले बात मेरी हमेशा ये याद रखिएगा, सही है, कि एटम में सिर्फ तीन पार्टिकल नहीं होती, एटम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बेसिक से पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम आगे जा रहे हैं, तो पहले हम सिंपल सीखेंगे कि यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो एटम में जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोटॉन, पी से का मतलब है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन एन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। एटम में जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है जीरो, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम इस एटम को डायग्रामेटिकली समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक है क्या, एटम। एटम के सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं क्या, ये हुआ इसका सेंट्रल पार्ट, इसको हम बोलते हैं एन, यानी न्यूक्लियस। और इसके इर्द गिर्द, यानी ये गोल जो रास्ता है, ये रिवॉल्विंग पाथ इसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेल, या इसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, या हम इसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, सही है। इसमें एक पार्टिकल रोटेट हो रहा होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक को आपने नाम दिया पी, प्रोटॉन, और दूसरे को मैंने नाम दिया एन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज था, वो है जीरो। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर, वो ऐसे दिखाई देता है। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। देखें, अब यहां पर देखें, अब हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं कि मुख्तलिफ ज़मानों में, यानी मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ साइंसदानों ने, मुख्तलिफ लोगों ने एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको थ्योरीज दी। क्लियर हो गया कि नहीं। यानी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ साइंसदानों ने बोला कि एटम ऐसा दिखता है, कुछ साइंसदानों ने बोला कि एटम ऐसा दिखता है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो जो हमारे बुक में है, जो हमारे कोर्स में शामिल है, हम वो सिर्फ देखेंगे। तो पहला पहला कंसेप्ट जो है, जो एटम के बारे में पेश हुआ था, उस कंसेप्ट का नाम है ग्रीक कंसेप्ट, या ग्रीक कंसेप्ट को आप लोग डिमोक्राइटस कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। क्या, डिमोक्राइटस कंसेप्ट। इसको हम डिमोक्राइटस कंसेप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस बंदे ने पेश किया था, उसका नाम था क्या, डिमोक्राइटस। डिमोक्राइटस जो था, ये एक ग्रीक फिलोसोफर था। ये क्या था, ये हमारे पास था ग्रीक फिलोसोफर। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। अब डिमोक्राइटस हमें क्या बताता है, डिमोक्राइटस हमें यह बात बताता है कि जो मैटर होता है, मैटर वो बेसिकली स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स पर कंपोज होता है। यानी उस की बात का मकसद ये था कि जो मैटर होता है, वो बेसिकली स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर मैटर बना होता है, उस स्मॉल पार्टिकल को आप मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी
मैं बोल सकता हूँ कि जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं, वो इनडिविजिबल होते हैं। इनडिविजिबल का मतलब होता है कि आप उन छोटे छोटे पार्टिकल को मजीद तकसीम नहीं कर सकते। तो डेमोक्राइटस हमें क्या बात बताता है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू किम मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमोस। वो बोलता है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटोमोस से मिलकर बना होता है। और ये एटोमोस का जो वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है क्या, इनडिविजिबल। यानी जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली इनडिविजिबल होते हैं, यानी गैर तकसीम शुदा। आप उसको मजीद छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। इस बात का बेसिक मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये क्या है, मेरे पास यह क्या है, एटम, तो मैं इस एटम को मजीद क्या नहीं कर सकता, मजीद इसको मैं तकसीम नहीं कर सकता, यानी मैं इसको मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन आगे जाकर डेमोक्राइटस की ये बात गलत हो गई। वो कैसे, वो ऐसे कि इसमें तो यानी एटम के अंदर तो ये छोटे छोटे पार्टिकल मजीद भी हैं, प्रोटॉन आपने देखा, न्यूट्रॉन देखा, इलेक्ट्रॉन देखा। तो बेसिकली डेमोक्राइटस का कंसेप्ट यहाँ पर क्या था, थोड़ी सी उसमें क्या थी, गलतियाँ थी। लेकिन उसकी ये वाली बात बिल्कुल सही थी कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल पर डिवाइड हो सकता है, यानी वो बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब डेमोक्राइटस का कंसेप्ट फेल क्यों हुआ, सवाल यहाँ पर यह क्रिएट हो जाता है कि डेमोक्राइटस का जो कंसेप्ट है वो फेल क्यों हुआ। डेमोक्राइटस का कंसेप्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि डेमोक्राइटस ने जो बात की थी वो ऐसे ही थ्योरेटिकल की थी, उसने बात ऐसे ही हवाई की थी। क्लियर हो गया कि नहीं, यानी डेमोक्राइटस के पास अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क मौजूद नहीं था। तो मैं बोल सकता हूं कि हिज थ्योरी वाज रिजेक्टेड ड्यू टू लेक ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क। यानी साइंस में जब भी हम कोई बात करते हैं, साइंस में जब भी कोई साइंसदान बात करता है तो उसने अपनी बात का प्रूफ देने के लिए एक्सपेरिमेंट करना होता है। एक्सपेरिमेंट से जो बात साबित हो जाती है हम उसे मानते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो डेमोक्राइटस ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इसलिए उसकी बात क्या हो गई, कैंसिल हो गई। आगे देखें, उसके बाद आ गया डाल्टन। डाल्टन जो था ये बेसिकली एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, यानी इंग्लिश स्कूल टीचर यानी इंग्लैंड का बंदा है। क्लियर हो गया कि नहीं, तो इंग्लैंड में जो स्कूल टीचर होते हैं उसको हम बोलते हैं इंग्लिश स्कूल टीचर, सही है। तो डाल्टन जो था ये बेसिकली इंग्लिश स्कूल टीचर था। उसके बाद डेमोक्राइटस के कंसेप्ट के बाद उसने अपना कंसेप्ट पेश किया। वो हमें क्या बताता है, डाल्टन ने हमें यह बात की, डाल्टन ने हमें यह बात की, जरा उसकी बात को जरा समझ ले। डाल्टन ने हमें यह बात की कि हमारे पास है क्या, ये मेरे पास है एक मैटर, ये हमारे पास क्या है, मैटर। हम इस मैटर को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हम इस मैटर को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं और इसके स्मॉल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम, इसके स्मॉल पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डाल्टन भी इस बात पर यकीन रखता था कि एटम को हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी हम एटम को क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो डाल्टन के कंसेप्ट के मुताबिक भी एटम क्या था, इंडिविजिबल था। तो डाल्टन थ्योरी वाज गिवन बाय इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन इन 1808, यानी डाल्टन थ्योरी को जिस साइंसदान ने पेश किया था उसका नाम था जॉन डाल्टन। कब पेश की थी, 1808 में। अब देखें, उसने जो अपनी थ्योरी पेश की थी, उसने जो अपनी थ्योरी पेश की थी, जिस तरह हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हर चैप्टर का एक टाइटल होता है, यानी चैप्टर का नाम होता है। उसी तरह जो जॉन डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी पेश की थी, उस थ्योरी का जो टाइटल था, उस थ्योरी का जो हेडिंग था वो क्या था, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। यानी मैं बोल सकता हूं कि ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी अंडर द टाइटल, यानी उसने अपना जो ये कंसेप्ट दिया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसने जो अपना ये कंसेप्ट दिया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, वो उस कंसेप्ट का क्या नाम था, उस कंसेप्ट का नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अब जॉन डाल्टन यानी डाल्टन थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जॉन डाल्टन थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। पहला पॉइंट जो डाल्टन थ्योरी का है वो ये है कि मैटर जो होता है, मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसका नाम होता है एटम्स। और इस एटम को आप मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड या तकसीम नहीं कर सकते। दूसरा इसका पॉइंट क्या था, दूसरा डाल्टन थ्योरी का जो पॉइंट था वो ये था कि एटम इज इंडिविजिबल, यानी एटम को आप मजीद छोटे छोटे
पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको यहां पर बोला कि ये मेरे पास एटम है, एटम को मजीद आप ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते। आप एटम को मजीद छोटे छोटे पार्टिकल में तकसीम नहीं कर सकते। यही बात डाल्टन ने हमें बताई। तीसरा इसका क्या पॉइंट था, जरा इसके तीसरे पॉइंट को जरा देख लें। तीसरा इसका यह पॉइंट था कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कौन सी बात बताती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यह बात बताती है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं, ना तो एनर्जी को आप कंप्लीटली तौर पर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फैन है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, फैन है। फैन को आपने दी क्या? इलेक्ट्रिसिटी। आपने दी क्या? इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपने बिजली दी। बिजली दे दी कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी होती है? इसमें होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब ये फैन गोल गोल घूमना स्टार्ट कर लेता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो हमें यह बात कहता है कि हम एनर्जी को कंप्लीटली तौर पर ना तो खत्म कर सकते हैं, ना उसको बना सकते हैं, लेकिन हाँ, हम एनर्जी को तब्दील कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये भी ऐसी ही बात है। ये बोलता है कि एटम को ना तो आप कंप्लीटली तौर पर ख़त्म कर सकते हैं और ना एटम को आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये बात उसकी बिल्कुल सही थी। इसका चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट इसका यह है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी अगर आपके पास सेम एलिमेंट होगा, अगर आपके पास एलिमेंट सेम होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, बात करूं किस चीज़ के बारे में, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है क्या? हाइड्रोजन। ये बोलता है कि आपके पास क्या है? एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। इस के जो एटम्स होंगे, देखिए अगर आपके पास एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। तो अगर एलिमेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एलिमेंट में एटम्स सारे कौन से होंगे? वही हाइड्रोजन वाले एटम होंगे, वही हाइड्रोजन वाले एटम होंगे। यानी जब हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन का एलिमेंट बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये आपको ये बात बोलता है कि अगर आपके पास एलिमेंट सेम होगा तो एलिमेंट में मौजूद सारे एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होंगी? उनका साइज भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा और वो केमिकली भी सेम होंगे। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटम्स सेम नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं क्या? आइसोटोप्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। इसका आखिरी पॉइंट क्या था? इसका पांचवा पॉइंट क्या था? डाल्टन ने हमें पांचवी बात यह बताई कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शंस में जो हिस्सा लेते हैं वो कौन लेते हैं? वो एटम्स लेते हैं। यानी जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन किस चीज़ की मदद से होता है? वो बेसिकली होता है किस चीज़ की मदद से? एटम्स की मदद से। यानी मैटर के अंदर जो मौजूद एटम्स होते हैं उन में हो जाती है क्या? अरेंजमेंट। उन एटम्स की हो जाती है क्या? कंबिनेशन। और जब एटम्स की अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट कंबिनेशन होगी तो उसके रिजल्ट में आपके पास बनेगा कंपाउंड। यानी मेरे पास दो एटम्स हैं, एक है ए, दूसरा है बी। जब ए और बी के दरमियान रिएक्शन होगा तो इनके दरमियान क्या हो गई? कंबिनेशन हो गई। उस कंबिनेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बना? प्रोडक्ट बना, कंपाउंड बना। तो जब तक एटम्स के दरमियान कंबिनेशन नहीं होगी, यानी ये मिलेंगे नहीं, अगर इनके दरमियान रीअरेंजमेंट नहीं होगी, सही है, उस वक्त तक आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। आखिरी पॉइंट, एटम्स कंबाइंस इन होल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इस पॉइंट का यह मतलब है, डाल्टन हमें यह बात बताता है कि जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर। मेरे पास क्या है? वाटर, जिसका केमिकल फार्मूला है H2O। जब भी आपके पास वाटर बनेगा तो वाटर कैसे बनता है? वाटर बनता है जब हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं? मिल जाते हैं फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो का मतलब होता है फिक्स अमाउंट में। क्लियर हो गया कि नहीं? तो उसके रिजल्ट में आपके पास बनेगा कंपाउंड। तो ये बातें थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। हमने डेमोक्राइटस थ्योरी पढ़ी, या उसको हमने नाम दिया ग्रीक कॉन्सेप्ट, सही है। उसके बाद हमने पढ़ी डाल्टन कॉन्सेप्ट। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।